I am your host Bazga Noor, and today Air University Protocol team has arranged a special session to make all of you aware about CSS. Ladies and gentlemen, many of you have made a huge effort to join us today. On behalf of us all, we are deeply appreciative and offer you our most grateful welcome. Our desire is to extend a gracious and exclusive welcome to all of you. Productivity is never an accident. It is always the results of commitment to excellence, intelligent planning, and focused efforts. I am truly honored to introduce my guest speakers for today. Ladies and gentlemen, our first guest is Sir Fazil Haider. He has done honors from GCU and he is CSS and PMS mentor. He has 3 years experience of teaching CSS and PMS. His students have scored highest in the year 2017 and 2020, and he has achieved one of the highest success rate of CSS and PMS. We are truly delighted and deeply honored to welcome you here, sir. Let's move over to our next guest. The next guest is Assistant Commissioner Shagufta Sayed. She is from Chitral and her education is MPhil Chemistry from Quaid-e-Azam University, and her year of allocation is 2017. It is her first posting, and she is posted as Assistant Commissioner in District Attack. Fellow members, please let me give our guest the most cordial of welcome. It's my pleasant duty to bid you a genuine welcome and platform is yours. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैं जैसे कि उन्होंने होस्ट ने बताया भी है, आई एम शगुफ्ता सैयद एंड आई एम फ्रॉम चित्राल। एजुकेशन जो है मेरी वो एमफिल है केमिस्ट्री में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है, कोई 3 माह हुए हैं। आई एम पोस्टेड इन अटक एज असिस्टेंट कमिश्नर हजरो। सो मैन टाइप उससे हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सीएसएस है क्या और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं ये क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं कि पहले सबसे पहले कि आप स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। सो बेसिकली जो एक इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका सिंपल बीए हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है, और वो भी बीएससी ग्रेड जो भी है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो भी। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने कोई इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन या कुछ भी, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग जो हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा या नहीं, तो हम लोग बिल्कुल एक लेमैन की तरह स्टार्ट करें इसको कि जनरली जैसे अगर हम किसी बंदे को गाइड करें तो उसको कैसे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप आराम से जो है वो CSS का एग्जाम दे सकते हैं। उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए। जनरली एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन टाइप है या लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो या आपको बहुत सी चीज़ें पता हो या याद हो तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, प्लस आपके जो आइडियाज़ हैं आप उनको आराम से कम्युनिकेट कर सकें, दूसरे बंदे को बता सकें कि भाई इस चीज़ पे आपका क्या ओपिनियन है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद जब हम सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं तो आपके पास 2 बेसिक डिविजन्स हैं। एक तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरा आपके ऑप्शनल्स होते हैं। कंपल्सरी जो है वो 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर हाल में करने हैं। उसमें बेसिक जो है वो इंग्लिश है 200 मार्क्स की, एक एस्से होता है और दूसरा जो है प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन है, और उसके बाद जो है वो 3 जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक जनरल साइंस है और पाकिस्तान अफेयर्स और फिर करंट अफेयर्स, और फाइनली जो है वो इस्लामियात है। 100 मार्क्स ईच, 600 टोटल यहाँ पे। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जी अगर ये कंपल्सरी सिर्फ हमारे पास भी हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। जो अच्छे, जिन्होंने स्कोर अच्छा करना होता है या जो मार्क्स आप अच्छा इस तरह ही स्कोर कर सकते हैं कि आपके कंपल्सरी जो है उनमें कुछ, जैसे इंग्लिश चलो प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन में लोग ले लेते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी उसकी 76 मार्क्स थे। तो इस तरह है कि ऐसे में आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि वो एनालिटिकल होता है, वहाँ पे पेपर ओपिनियंस होते हैं, तो उसमें जनरल पेपर होता है, उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का पेपर है या जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामियात है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी अच्छी तैयारी करें, आपका एनालिसिस अच्छा हो। आजकल तो ये है कि इस्लामियात का पेपर भी बहुत टू द पॉइंट नहीं होता, वो आपसे ओपिनियंस मांगते हैं, ओपिनियंस पूछते हैं, सोल्यूशंस पूछते हैं। तो जितना ज़्यादा आपने चीज़ों को स्टडी किया होगा, कॉन्टेम्प्रेरी जो है वो आपकी स्टडीज़ उस हिसाब से अच्छी होंगी तो आपके पेपर्स जो हैं वो अच्छे होंगे। रट्टा कहीं भी नहीं है। इवन एस्से के टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनमें खाली कुछ इश्यूज होंगे, लोग क्या करते हैं डिस्कसिव एस्सेज जो है वो लिख के आ जाते हैं लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आते। कंपैरेटिव एनालिसिस
होता है अक्सर एसेज में, या जो एग्जामिनर होता है, क्योंकि वो एक ही एग्जामिनर है जिसने 10, 15, 20 लोगों का पेपर एक ही दिन में चेक करना होता है, तो वो क्या करता है, कंपेयर करता है जनरली चीज़ों को। वहाँ पे आपको प्लस यही होगा कि आप अपना ओपिनियन जो है वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग रखें, फैक्चुअल एनालिसिस हो, फैक्ट बेस्ड हो। और उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनमें से आपने सिलेक्ट करना होता है। 2-3 जो है वो बहुत कॉमन से कॉम्बिनेशंस हैं जो आजकल चल रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हिट भी हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक वाइज अप्रोच ये होती है कि बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग है, तो आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े चीज़ों को। अगर आप एक यहाँ से नेचुरल साइंसेज का सब्जेक्ट उठा लेंगे और दूसरा जो है वो सोशल साइंसेज वाले ग्रुप में से उठा लेंगे, तो आपको बिल्कुल 2 डिफरेंट डायमेंशंस या डायरेक्शंस में चलना पड़ेगा। तो उसका एक वाइज जो है वो अप्रोच यही होती है कि सब्जेक्ट्स आप ऐसे सिलेक्ट करें जो कि ओवरलैपिंग हो। जैसे अगर आप इंटरनेशनल लॉ रख रहे हैं या आईआर रख रहे हैं, तो उसके साथ यूएस हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, तो आप एक पढ़ेंगे तो आपकी दूसरे की भी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप देख के सिलेक्ट करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं तो आप उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखेंगे या यूरोपियन हिस्ट्री रखेंगे, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। और फिर यह है कि कुछ उसके ऊपर लिमिट होती है कि आप एक ग्रुप में से 100 से ज़्यादा का सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। वो जब आप सीएसएस का सिलेबस उठाएंगे, एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसमें ये होगा कि आप कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनमें 100 से ज़्यादा सब नहीं उठा सकते। कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनमें 200 मार्क्स के आपका बस मार्जिन होता है कि आप 200 के 2 सब्जेक्ट या 201, जैसे कुछ आईआर ऐसा है या पॉलिटिकल ऐसा है कि उनके 200 मार्क्स हैं, तो वो आप उठा सकते हैं। तो ऑप्शनल्स का ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल्स में जो हिट होते हैं, जैसे आईआर है, पिछले कुछ 2-3 सालों से हिट हो रही है। इस तरह क्रिमिनोलॉजी है या कुछ सब्जेक्ट है, वो ये होगा कि जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे या जैसे जैसे आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, फिर एकेडमीज होती हैं, आप एकेडमीज में जाएंगे या किसी टीचर को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा, या आप कुछ भी ना करें, पिछले साल का रिजल्ट उठा के देख लें। हमेशा सीएसएस में मैं तो हमेशा हर एक को ये कहती हूँ कि एक जो वाइज अप्रोच है, मैं बार बार ये लफ्ज यूज कर रही हूँ, वो यही होता है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। उसमें ये होता है कि आप पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लें पिछले साल का, उससे पिछले साल का, कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं, वैसे आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा हाई स्कोरिंग है, कुछ ऐसे हैं जिनमें हमेशा मार्क्स कम आते हैं। तो कुछ जो जेनेरिक पेपर्स होते हैं उसमें जनरली ये ट्रेंड होता है कि मार्क्स कम आते हैं। कुछ जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे उनमें मार्क्स ज्यादा आएंगे क्योंकि ज्यादा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसमें आप ज्यादा उनके साथ खेल नहीं सकते। तो जब भी आप सीएसएस की तैयारी के लिए बैठे हैं तो आप एक तो सबसे पहले सिलेबस उठाएं, उसको देखें कि आप बहुत सी चीज़ों के साथ फेमिलियर होंगे, आपका बैकग्राउंड होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल साइंसेस पढ़ी होगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ होगा, या कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मेरी तरह जिन्होंने नेचुरल साइंसेस पढ़ी होगी, तो उनके लिए कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं होता या फील्ड नहीं होती सीएसएस में, उनके पास इतना मार्जिन नहीं होता, उनको सारी चीज़ें नए सिरे से करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर एक एमबीए का बंदा है या सोशल साइंसेस का बंदा है, उसके लिए बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फेमिलियर भी होंगे, जो आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा कि आप ये आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं। तो हर बंदा जो है उसका अलग होता है, मेरा सिस्टम अलग है, मैं किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करती हूँ या मुझे कोई चीज़ कितनी मुश्किल लगती है या ज़्यादा लगती है, वो मेरी अपनी कैपेसिटी है, वो दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है। तो अगर आप ये कहें कि एक कोई फार्मूला कोई आपको बता दे जिसके ऊपर बैठ के आप काम करें, तो ऐसे नहीं होता। मेरा एप्टीट्यूड डिफरेंट है, दूसरे बंदे का डिफरेंट होगा, तीसरे का डिफरेंट होगा। तो हर बंदे के लिए एडवाइस है कि वो क्या करे, एक दफ़ा सीएसएस का सिलेबस उठाए, हर सब्जेक्ट के कंटेंट्स देखें, जो आपको ज़्यादा फेमिलियर लग रहे हैं, जो आपको ज़्यादा डुएबल लग रहे हैं, आप वो सब्जेक्ट्स उठा लो। आपका सब्जेक्ट वही है, आपके लिए हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग जो है वो वही सब्जेक्ट है जो आपको आता है। ठीक है, तो इसमें जो एक फॉर्मूला है कि जी अच्छा ये हाई स्कोरिंग है और ये लो स्कोरिंग है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट उठाएं, आप देखें आपके पास टाइम कितना है उसको देख के, और फिर ये होता है कि आप पास्ट पेपर्स देखते हैं। बचपन से वो एक प्रैक्टिस होती है कि जी हम पिछले पेपर्स उठा के देख लेते हैं कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक जनरल होता है, ये एग्जामिनर का माइंड होता है, ये इंसान का माइंड है कि जैसे अगर आपने आईआर, आपने देखना हो कि किसी बंदे को आईआर आती है ये नहीं आती, या किसी को साइकोलॉजी आती है ये नहीं आती, तो आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे बंदे को पता होने चाहिए अगर उसने सब्जेक्ट पढ़ा है। तो इससे एक एग्जामिनर की भी यही साइकी होती है कि अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट किया तो आपको उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और वो वही क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो जब आप पिछले 5-6 सालों के पेपर्स उठा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हर दफा आपको पता होने चाहिए, और वो हर दफा आते हैं। ठीक है, वो इस वजह से हर दफा आते हैं क्योंकि वो बेसिक्स हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो फिर आपको एक एग्जामिनर पास नहीं कर सकता। इस वजह से वो एग्जामिनर क्या करेगा, वो सवाल पूछेगा, वो उसकी वर्डिंग चेंज कर देगा, रीफ्रेज कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कॉन्सेप्ट है उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वो पूछेगा। इसलिए एक एडवाइस ये है कि जी आप इसके पास पेपर्स उठाएं और देखें कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए। उसके लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, उसके लिए फिगर्स होनी चाहिए, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी वाइज होनी चाहिए,
ऐसा आप सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करें। जैसे आया, कुछ लोग होते हैं जैसे फिजिक्स उन्होंने पढ़ी होगी तो वो फिजिक्स उठा लेंगे। अब फिजिक्स अगर वो उठाएंगे तो फिजिक्स में तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, 200 में से 180 भी ले लेंगे, लेकिन ये होता है कि वो उसको जनरली हेल्प नहीं करता, आपका एनालिसिस बिल्ड नहीं होता। जब इसके मुकाबले में अगर आप आईआर पढ़ रहे हैं या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो उसका फायदा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एसए में यूज हो जाता है, वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर यूज हो जाएगा, वो करंट अफेयर्स के अंदर यूज हो जाएगा, ठीक है। और सोशल साइंसेज जो होती है उसका जो लैंग्वेज है वो ही टोटली डिफरेंट होता है, उसका जो एक्सप्रेशंस होते हैं या उसकी जो क्या कहें टर्म्स होती हैं वो टेक्निकल थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर आप बिल्कुल एक प्योर नेचुरल साइंसेज का बंदा है तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती, इस वजह से भी थोड़ा सा बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो मैं लोगों को ये हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, बायो हो गए या मैथ्स हो गई या फिजिक्स होगी, उनके बजाय वो जाएं पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं, वो जाएं आईआर की तरफ, तो वो उनको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके साथ फिर कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आप आईआर ले रहे हैं वो 200 मार्क्स की, पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं वो 200 मार्क्स की हैं, दोनों के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स जाते हैं, ठीक है। तो एक तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में हो गया कि जरूर देखें आपका अपना एप्टीट्यूड क्या है। दूसरी बात ये कि उसके पास पेपर्स देख लें, आपको डूएबल लगता है तो आप जरूर उठाएं, अपना इंटरेस्ट देख लें, अपना बैकग्राउंड देख लें। ये 3-4 चीजें होती हैं, इसकी बेस के ऊपर आप जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, अब ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जी हम जो है वो एसए पास नहीं कर सकेंगे, हम प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पास नहीं कर सकेंगे। अब आपने एक बात याद रखनी है कि एसए का जो पेपर होता है वो बेसिकली आपके आइडियाज चेक हो रहे होते हैं, ठीक है। उसमें कोई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता, कोई आपने मोटे मोटे वर्ड्स जो है या वोकैबुलरी आपने यूज नहीं करनी होती। अक्सर ऐसा होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी वर्बोसिटी टाइप सीन होता है पेपर के अंदर, उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स और ये फ्रेजेस लिखे होते हैं और वो लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना, इंग्लिश को चेक करने के लिए आपका दूसरा पेपर है जो कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन है। अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ऐसे जो है वो बेसिकली आपकी आइडियाज कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे। उसमें भी ये होता है कि आपका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, उसमें फिर ये है कि हमारे पास 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप एसए के 3-4 पेपर्स उठा के, हर बंदा इंडिविजुअली मैं उसको कह रही हूँ कि अगर आप 2-3 पेपर्स उठा के देखेंगे तो एसए के पेपर के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जो कि टॉपिक्स होते हैं ना उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एक तो इशू बेस्ड होंगे, कुछ जो करंट इश्यूज चल रहे हैं ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल अफेयर्स के अंदर, डोमेस्टिक जो आपके इश्यूज हैं, ये जो आपके रीजन के जो इश्यूज हैं, कुछ टॉपिक्स उनमें से आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो फिलोसॉफिकल होते हैं, ठीक है। और यही हर बंदे का अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखती थी, और कुछ लोग जो होते हैं वो डिबेट में अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है वो डिस्कसिव एसेस में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो डिस्कसिव एसेस लिखते हैं, डिस्कसिव एज इनके फैक्चुअल एसेस लिखते हैं, जिसमें आप जैसे वाटर क्राइसिस हो गया या वाटर मैनेजमेंट हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज जिसमें कोई बहुत ज्यादा आप अपना एनालिसिस देने का मार्जिन नहीं होता, उसमें आप फैक्ट्स जो है वो कोट करते हैं। इसी तरह से फिर एक पोर्शन ऐसा होगा जिसमें वो आपसे पूछेंगे कॉजेज सोल्यूशन इफेक्ट, ठीक है। जैसे वुमेन है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जेंडर के इश्यूज, फलाना ढमकाना, तो ये जो जनरली इश्यूज चल रहे होंगे। तो एसए के पेपर के अंदर आपके पास 3-4 डिफरेंट क्लियर कैटेगरीज होती हैं, जिनको आप, अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, मैं वैसे एसए के पेपर की तैयारी नहीं करती थी, अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए तो आप 3-4 ये डिफरेंट कैटेगरीज बना के इनके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इश्यूज पे कर लें। उसके अलावा आप अगर फिलोसॉफिकल हैं, किसी बंदे को लगता है कि उसको बहुत समझ आती है, वो वाला अपना रख ले। और अगर किसी को ये लगता है कि अच्छा वो याद शाद करके 3-4 फैक्ट्स होते, कोटेशंस वगैरह याद करके और इस तरह कर लेगा, तो वो अच्छा। और दूसरा ये होता है कि एसए के अंदर वर्ड लिमिट होती है कि आपने 3000 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो आपने जरूर देख लेना है कि जी आपके वर्ड्स कम से कम 2500 से 3000 हो। और उसके लिए ये होगा कि जितनी ज्यादा आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेसिकली अक्सर ये होता है कि आपको इस चीज का इशू नहीं होता, आइडियाज भी आपके पास होते हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कि आप नॉर्मली डेली रूटीन के अंदर प्रैक्टिस करते रहें। एक पैराग्राफ लिख लें, 2 पैराग्राफ लिख लें, लेकिन टाइम देख के लिखें कि 15 मिनट के अंदर मैंने जो है एक पैरा कंप्लीट करना है। या मैंने नॉर्मली जब आप टूवर्ड्स द एंड, जब एग्जाम क्लोज होता है ना आपके, तो तब जो है वो आप ये कर लो कि 3-3 घंटे के एसेस, फुल लेंथ एसेस लिखना शुरू कर दो। तो उसमें फायदा ये होता है कि आप फाइनली जो है ना वर्ड लिमिट पूरी करने का आपको ये फायदा होता है कि कहीं ऐसा होता है कि कुछ आपके वीक पॉइंट्स होते हैं जिनको फिर वो एग्जामिनर जो है आपको इस बात का एज दे देता है कि आपने वर्ड लिमिट पूरी कर लिया है। लेकिन वो बहुत ऐसा केस होता है जिसमें आपका जो कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो, लेकिन अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तो फिर तो वर्ड लिमिट भी आपको हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा, उसके अलावा ये कि ऐसे में जो एक और प्रॉब्लम होता है वो ये होता है टॉपिक सिलेक्शन का होता है। लोगों को टॉपिक की समझ नहीं आती, एक आध वर्ड देखेंगे और फिर उसके बाद वो टॉपिक उठा लेते हैं, टॉपिक कुछ और होता है और वो कुछ और लिख के आ जाते हैं। जैसे इस दफा एक फ्रेंड थी मेरी, वो फेल होगी, इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर ऐसे आया हुआ था और वो इकोनॉमिक्स के ऊपर लिख के आ गई क्योंकि उससे सारे फैक्ट्स वो वाले याद किए हुए थे। तो जरूर
10 मिनट आप लगा लें, 20 मिनट लगा लें, लेकिन एस्से का जो टॉपिक है ना उसको समझें। अगर वो अनक्लियर है, उसमें कोई ऐसा लफ्ज है जिसका आपको नहीं पता या जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको छोड़ दें, दूसरा टॉपिक सिलेक्ट कर लें। टॉपिक सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे 2015 का शायद एक ऐसे था कि वॉर एंड टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उसमें लोगों ने वॉर एंड टेरर देखा, उस जमाने में वॉर ऑन टेरर चल रही थी, तो उन्होंने धड़ाधड़ जो है वो फैक्ट्स कोट किया, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, इराक में ये हो रहा है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी लिखे, लेकिन फेल हो गए क्योंकि ह्यूमन राइट्स के व्यूज की बात होती थी, वॉर एंड टेरर सिंपल टॉपिक नहीं था। तो टॉपिक आप लोगों ने हमेशा देख के जिस डायमेंशन में उसने मांगा हुआ है आपने बस उसी तरह से करना है। अच्छा, फिर उसके लिए क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी? एक तो आपका नॉलेज हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ग्रिप होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर है, लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। न्यूज़पेपर में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती है वो आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल्स भी बेसिकली आपने उसको देख के पढ़ना है। आर्टिकल ये है कि जैसे आपका एक छोटा एस्से है, ठीक है। जब आप एस्से लिखते हैं तो उसके एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी मेन बॉडी होती है जिसके ऊपर आपके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो 6-7 आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो आपने लिखने होंगे, और टुवर्ड्स द एंड जब आपका कंक्लूजन होता है, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जब आपका आर्टिकल भी होता है। आर्टिकल में वो क्या करेगा, जिस भी चीज़ के ऊपर वो लिख रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले पैराग्राफ के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराएगा कि उसको क्यों ज़रूरत पेश हुई इस आर्टिकल को लिखने की, ठीक है। तो वो इंट्रोड्यूस कराएगा कि अच्छा ये टॉपिक है और ये मैंने इसलिए आज लिखना ज़रूरी समझा। फिर उसके बाद वो मेन बॉडी आएगी जिसमें वो आर्ग्यूमेंट लिखेगा, कोई करंट कुछ हुआ होगा, ये कोई फैक्ट होगा, या हिस्ट्री से वो कोई एग्जाम्पल कोट कर लेगा, किसी भी तरह वो जो उसका स्टांस है, वो जो उसका आर्ग्यूमेंट है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वो डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो कोट करेगा, और फाइनली टुवर्ड्स द एंड जब उसको कंक्लूड करेगा अपने आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर। तो इसी तरह से आपने एस्से को ऐसे ही लेके चलना होता है कि आप पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट के उसकी जो मेन बॉडी है और फाइनली उसका कंक्लूजन होता है। तो एस्से में बहुत ज्यादा लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया होता है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत प्लेन एस्से लिखे हैं, उसमें कोई आपको ज्यादा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती उसमें, बहुत प्लेन एस्से लिखे हैं। आप इतनी आसान सादा अल्फाज में लिखें कि आपने बस सिर्फ अगले बंदे को ये बताना है कि मेरी ये सोच क्यों है, मेरा ये आइडिया क्यों है, उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज्यादा इस तरह का इशू नहीं आता। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक सिलेक्शन। एक बात मुझे जो लगता है, मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था कि मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखती थी। उसमें आपका ओपिनियन होता है, ओपिनियन कभी भी सही या गलत नहीं होता। आप अगर किसी चीज पे यस कहते हैं तो आपको उसको यस में प्रूव करना है, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता तो आपको अपना वो पॉइंट प्रूव करना है। तो इसमें आपको ये हेल्प हो जाता है कि जी ओपिनियन जो है वो सही या गलत नहीं होती, ओपिनियन ओपिनियन होती है। अगर आपका एक ओपिनियन है और आप अगले बंदे को कन्विंस कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स देके तो ठीक है। इस वजह से मैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखती थी, बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी ऐसे लिखना चाहें। अच्छा, उसके बाद एस्से के पेपर में और कुछ खासियत आउटलाइन होती है। आउटलाइन आपने बनानी होती है, बस उसमें यही होता है कि इंट्रोडक्शन आपका बेसिक वो जो थीसिस स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, और उसके बाद आउटलाइन में 6-7 जो आपने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं उनके जैसे क्वेश्चन की आउटलाइन होती है वैसे आउटलाइन बना ले। उसने लिखा होता है कि 10 मार्क्स हैं आउटलाइन के, लेकिन मैंने एक पेपर में 2016 में मेरी अटेम्प्ट फेल हुई थी, उसमें मैंने कोई आउटलाइन नहीं बनाई थी, स्टिल मेरे 67 मार्क्स थे इससे में। तो बना ले, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, और ऐसे के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, अपनी रीडिंग अच्छी रखें, और बस उसके बाद जो है वो दूसरा पेपर है प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का। उसमें ये होता है कि आपकी इंग्लिश चेक होती है, उसमें आपके पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इस तरह की सारी चीजें, जिसके ऊपर वोकैबुलरी भी चेक हो जाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 5-5 6-6 नंबर की। उसमें आपको फायदा ये होता है कि मार्क्स जो होते हैं ना वो ऑल ओवर द पेपर स्प्रेडेड होते हैं। अगर आपका एक वीक पॉइंट है तो दूसरे में आप स्कोर कर जाते हैं। जैसे ट्रांसलेशन हो गई, जैसे प्रेसिज होती है वो इटसेल्फ 20 नंबर की है, उसके बाद कॉम्पोजिशन में कॉम्प्रिहेंशन होती है सबसे पहले, वो भी 20 नंबर की है, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, 6-6 नंबर के। तो अगर आप एक में कहीं से मार्क खा जाते हैं दूसरे में आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि प्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज उसका नाम जो खुद ही सजेस्ट करता है कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, तो आपकी प्रेसी पास होना जरूरी है। प्रेसी के कुछ रूल्स हैं जो आप किसी भी इंग्लिश की क्लास में बैठेंगे, सिंपल से रूल्स हैं वो आपको बता देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रेसी पास नहीं है और बाकी पूरे पेपर में आपके 80 नंबर हैं तो आपका पूरा पेपर पास नहीं होगा। इस वजह से हमने प्रेसी पे एफर्ट करनी है। प्रेसी का मकसद ये होता है कि जो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है 300 वर्ड्स का, उसको आपने 100 लफ्ज में लिखना होता है 1/3, ठीक है, रिड्यूस करना होता है बेसिकली साइज को, और वो भी आसान अल्फाज में, ठीक है। तो कोई आइडिया मिस नहीं होना चाहिए, जो मेन आइडिया है, ठीक है। जो फालतू बातें हैं इधर उधर की वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेन आइडिया है उस पैराग्राफ का उसको आपने मिस नहीं करना। और दूसरी बात ये कि वर्ड लिमिट होती है उसका आपने ख्याल रखना है, और तीसरा आपने उसके लिए टाइटल सजेस्ट करना होता है। तो ये 3-4 चीजें हैं प्रेसी में, आप किसी भी इंग्लिश की क्लास में बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
अच्छा, उसके बाद कम्प्रिहेंशन है, वो भी इसी पे बेस्ड होता है, बस उसमें एंड पे क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि वो प्रेसी से थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन है, और बाकी जो है वो ग्रामर के छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। तो बेसिकली प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें आराम से 60 से 70 जो है वो स्कोर कर जाते हैं। और ये हर दफ़ा हिट भी नहीं होता। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन अब जो है वो कुछ रीसेंट ईयर्स में बहुत कम हिट हुआ है। जैसे हमारी दफ़ा भी नहीं हुआ था, हमसे पहले भी नहीं हुआ था, और हमारे बाद भी जो 2 दफ़ा एग्जाम्स हो गए उनमें नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो कंपल्सरी है। बाकी पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स आपका अच्छा होना चाहिए। उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक हिस्ट्री का पोर्शन है, दूसरा कंटेम्प्रेरी है। जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें वही जो हम बचपन से पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, सर सैयद, वही सारी चीज़ें। उसके बाद अब जो है वो उन्होंने कंटेम्प्रेरी का पोर्शन ज़्यादा कर दिया, जिसमें करंट इश्यूज हैं, और स्पेशली 1947 ऑनवर्ड जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो सारे आते हैं। उनमें मेन वही इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, तो बेसिकली 3-4 सेक्टर में डिवाइडेड है। सोशल हो गया, जैसे आपका इकोनॉमिक हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, तो मेन चीज़ें वो आपने कर लेनी है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस और ये सारी बकवास। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वो एनालिसिस के लिए ज़ाहिर है, एनालिसिस कोई बंदा आसमान से तो नहीं लेके आता। 2-3-4 डिफरेंट ऑथर्स को आप पढ़ लेंगे तो वो ही उनका जो ओपिनियन होता है वो आपका ओपिनियन वही आपका भी बन जाएगा। और उसमें यह है कि बस आपने कोट करना है, रेफरेंसेस डिफरेंट कोट करने हैं कहीं से। जैसे अगर पाकिस्तान अफेयर्स में या पाकिस्तान से रिलेटेड सिविल मिलिट्री रिलेशन है सपोज इशू, उसके ऊपर कोई अच्छा एक साइंटिस्ट या कोई भी बंदा कोई भी कॉलम लिख रहा है या कोई बुक लिख रहा है, जैसे इकराम रब्बानी हो गया, या जैसे कोई भी हामिद खान वगैरह, इनकी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह कोट करते हैं, फैक्ट्स कोट करते हैं। ठीक है, या कोई इंटरनेशनल ऑथर है जो कि इस टॉपिक के ऊपर लिख रहा है, जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर इंडियन ऑथर है तो उसका नाम बड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं, उसकी कोई कोटेशन लिखते हैं और इस तरह की चीजें। और आखिर में जब भी आप सवाल अटेम्प्ट करते हैं, आखिर में क्रिटिकल एनालिसिस की एक बड़ी सी हेडिंग जरूर दे दें, बेशक आपका एनालिसिस अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप एक एनालिसिस दे दें और उसके ऊपर अपना जो स्टेटमेंट है या जो आपका पूरा थीसिस स्टेटमेंट है उसको लिख दें। जैसे आपने सवाल अटेम्प्ट किया उसको आपने क्लोज करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग जो है वो आप अपनी अच्छी सी करें, उसकी हेडिंग अच्छी सी दे देंगे, क्रिटिकल एनालिसिस और फलाना, तो वो वैसे ही इंप्रेस हो जाते हैं। ब्लैक मार्कर्स यूज़ करें, उसमें जहाँ जहाँ आपको कोटेशंस याद है उनको बड़ा बड़ा करके हाईलाइट करके लिखते हैं, और अगर नहीं भी याद तो वैसे ही किसी के नाम से 1-2 ठोकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता, उसको भी इतना नहीं पता होता ना उसने इतना पढ़ा होता है। अच्छा, और फिर उसके बाद है करंट अफेयर्स, उसके लिए भी यही टिप है। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसमें जो करंट इश्यूज हैं उसी तरह से डिवीजन होगी, एक ग्लोबल अफेयर्स होते हैं, फिर रीजनल इश्यूज होते हैं, और फिर आपके डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप जब 2-3-4 पिछले पेपर्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें भी मैं यही कहूंगी कि फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है कि 1999 में ये हुआ था और 2010 में ये हुआ है। उसका आप एनालिसिस अपना अच्छा सा बना लें, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा मार्क्स वगैरह जो स्कोर करने के लिए। आप बस ये देखें कि आपका पेपर दूसरे बंदे से डिफरेंट कैसे होगा। उसमें प्रेजेंटेशन के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं और आपका जो अच्छा एनालिसिस होता है या आपका अपना जो ओपिनियन होता है उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। और वो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि किसी का रेफरेंस कोट करते हैं या कुछ भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो इस्लामियात है। इस्लामियात में वही कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी एक सीक्वेंस है। जैसे इस दफा अगर नमाज पे एक नोट आ गया तो अगली दफा आएगा रोजे पे, उससे अगली दफा आएगा ज़कात पे, फिर हज पे, तो इस तरह कर लें। अच्छा, ये तो आपके कंपल्सरी हो गए। उसके बाद ऑप्शंस की तरफ वही है, कुछ रिकमेंडेड बुक्स होंगी वो आप अच्छी तरह देख लें, जैसे आईआर के लिए होती हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ इनके ऑथर्स होंगे इंटरनेशनल जो कि बहुत अच्छा लिखते होंगे, उनको भी एक दफा पढ़ लें और उनको कोट करें जरूर। पेपर की प्रेजेंटेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जब रोल प्ले करती है। और उसके बाद जब आपको एकेडमी वगैरह, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक तो आपका यूनिवर्सिटी का हर एक का माहौल होता है, जैसे मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हूँ तो वहाँ पे सीएसएस का बहुत ज्यादा कल्चर है, सब पढ़ते हैं, सबको पता होता है कि अच्छा ये, तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है वो शुरू से होती है कि हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। कुछ जगह ऐसी हैं जैसे मुझे नहीं पता, आप लोगों की यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली है एक, तो आप लोगों का डिफरेंट होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि उन्होंने क्या करना है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। जिनको बिल्कुल नहीं पता, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कोई एकेडमी ज्वाइन करें, जैसे मैंने नोआ ज्वाइन की थी। आप बेशक ज्यादा ना बैठे, मैं जैसे महीना बैठी थी, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है। कुछ बुक्स होती हैं जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड होती हैं कि आप ये पढ़ें, कुछ नोट्स वगैरह आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। फिर क्लास के एक एनवायरनमेंट होता है, एक बंदे ने अगर अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप उसके साथ चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद जो है वो कॉम्बिनेशन है, वो जब क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग पूछेंगे कि कौन सा किसके साथ जा रहा है, तो वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। हाँ, Thank you so much, हाँ ma'am, for addressing us. जी जी। Leaders are not great because of their power, but because of their ability to empower others. Ladies and gentlemen,
The next speaker is Sir Fazil Haider. He has done honors from GCU and he is CSS and PMS mentor. He has 3 years experience of teaching CSS and PMS. His students have scored highest in the year 2017 and 2020, and he has achieved one of the highest success rate in CSS and PMS. We are truly delighted and deeply honored to welcome you here, sir. Please, it's time to enlighten us. You are here to welcome here to the platform. Feeling good enough. CSS क्या है, कैसे किया जाना चाहिए, इस पे मैडम शगुफ्ता ने बहुत तफसील से रोशनी डाली और अपने तजर्बे की रोशनी में वो आपको बहुत बारीकी से कमरा इम्तिहान से लेके तैयारी तक का सफ़र उन्होंने आपसे शेयर किया। मैं आपके साथ कुछ जनरल डिस्कशन करना चाहूँगा क्योंकि CSS क्या है, कैसे करना चाहिए, सफ़र कैसा रहेगा, उस पे मैडम ने बहुत तफसील से रोशनी डाल दी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका तालीम हासिल करने का मकसद 21st सेंचुरी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि अब जदीद पैदावार के ज़राए हैं, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करके मुनासिब सरमायादाराना निज़ाम में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सके। तो ये आप सबका ख्वाब है और आप ये चाहते हैं कि ये ऐसा हो कि जो तालीम आपने हासिल की 16 साल, इससे आपको एक बाइज्जत रोजगार, बाइज्जत मुलाजमत मिल जाए। अल्टीमेटली जब आप ग्रेजुएट हो रहे होंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगी, या आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुजू करेंगे या आप रियासती इदारों की तरफ रुजू करेंगे। तो आप में से ज्यादातर लोगों का रुझान किस तरफ है? डू यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट? बताइए प्लीज। Yes, sir. चलें, गुड इनफ। आप सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनना चाह रहे होंगे। इस सिलसिले में एक 3rd सेमेस्टर के ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए, एक 5th सेमेस्टर के ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए और एक 7th सेमेस्टर के ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए? आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी का जो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक हरारी ने लिखी, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, उसमें जब वो तालीम का जिक्र करता है तो वो आपसे सिर्फ 4 चीजें डिमांड कर रहे हैं। हरारी कहता है कि कम्युनिकेशन, एनालिसिस, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ये 4 स्किल ये आपके अंदर लाजमी होने चाहिए, आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो। दूसरी बात आपको बताई, अब वो ट्रेडिशनल अप्रोच से निकल आइए कि जिंदगी में 16 साल पढ़ लिया, इट्स मोर देन एनफ, नॉट एट ऑल। आपको सारी जिंदगी पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और पुराने स्किल्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, नए स्किल्स जो हैं वो आपको लर्न करना पड़ेंगे। तो बेसिकली टू लिव इन 21st सेंचुरी, टू बी प्रोडक्टिव इनफ फॉर सोसाइटी, आपको ये लर्न और रीलर्न और अनलर्न करने का सफर जारी रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन पब्लिक सेक्टर, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ, डिफाइन कॉग्निटिव पैटर्न, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्या आप अटेंशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है? आपके सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है, इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप में से 14 से 16 हजार कैंडिडेट्स इम्तिहान दे रहे होते हैं
और अल्टीमेटली जो क्वालिफायर्स हैं उनकी तादाद जाहिर है आप जानते हैं 2% 3%। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर अपनी जिंदगी को प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, मैनेज कीजिए। अगर आपके वालिद साहब जब आप 25 या 26 साल के होंगे और वो मजीद कमाने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो आपके लिए 6 से 8 माह बैठ के पढ़ना और एक नतीजे का इंतजार करना जिसका सक्सेस रेट 2 to 3% है, मुश्किल हो जाएगा। If you are someone who's born with weak psychology and has some serious severe psychological disorders, तो फिर आप इस सफर में 5 से 7 साल भागते रहें और आप अपना नुकसान कर बैठे। ये बात आपको समझ आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, डू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, डू डिसाइड what is to be done in life. This is very important. मैं कतन ये नहीं चाहूंगा कि मैं CSS पढ़ाता हूँ या PMS पढ़ाता हूँ तो आप मेरी गुफ्तगू से मुतासिर होके आप ये इसी तरफ रुजू कर लें और आपका अपना कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका कॉग्निटिव पैटर्न, आपका स्टडी का, आपका बैठने का स्टेमिना ही अगर नहीं है तो दिस इज नॉट फॉर यू। तो आई होप मैं ये बात कम्युनिकेट करने में समझा चुका हूँ। यहाँ तक समझ आया सबको? प्लीज बताइए। यस सर। Yes, sir. चलें अब आगे बढ़ते हैं। क्या CSS डुएबल है? बिल्कुल है। क्या ये प्रिडिक्टेबल है? बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। क्या ये फिजिबल है, वायबल है? बिल्कुल है। क्या ये अनसर्टेन है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर साल इम्तिहान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा के हुजूर आजिज़ होकर ये कह रहा हूँ कि पता चल जाता है ये 7-8 लोग जो हैं ये कामयाब हो जाए। पता चल जाता है कि ये लोग मियारी काम कर रहे हैं और वो कर जाते हैं। समझ रहे हैं? तो अब मेरी ऑडियंस वो है जिसने ये फैसला कर लिया है कि वो इस जंग में लड़ेगी, वो लड़ना चाहती है, वो करना चाहती है। तो कीप दिस इन योर माइंड कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करना चाहते हैं, तो फिर ये बात ज़हन में रखिए कि ये डूएबल है। ये बहुत प्रिडिक्टेबल है। CSS इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, एक्सपोजर, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर डिग्री। ये एक मजदूरी का नाम है। जो मजदूरी ज्यादा कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। अब किसको कितनी मजदूरी करनी पड़ती है? अलाउ मी टू बी वेरी रैशनल एंड साइंटिफिक। तो मैंने जो अपना पढ़ाने का देखा, हर शख्स का सफर मुख्तलिफ होता है। आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, आपकी सोशियोलॉजी डिफरेंट है, आपकी हैबिट्स डिफरेंट है, आपका पीयर ग्रुप डिफरेंट है, आपके सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आप में से हर एक के अलग होंगे, तो सफर मुख्तलिफ हो जाता है। एंड अलाउ मी टू से दिस कि इफ यू आर फ्रॉम डिसएडवांटेज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, तो मुमकिन है कि आपका सफर थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इट इज डूएबल, इट इज प्रिडिक्टेबल, इट इज supposed to be done and yes people do it। और किस हद तक करते हैं ये बता देता हूँ आपको। कहा जाता है कि CSS में अंग्रेजी पास नहीं होती, ये इट्स अ फैक्ट। और अगर 14,000 में से 400 क्वालिफायर्स होते हैं और तो आपका रिजल्ट के फिगर्स ये होते हैं कि 14,000 में से तकरीबन 600 लोगों ने ऐसे पास किया और 800-900 ने प्रेसिडेंट कंपोजिशन। तो पूरे CSS में जो सबसे बड़ा फेलियर रेट है वो किसके अंदर है? इंग्लिश में है, इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन में। ऐसा ही है जी। और जो लोग 5 से 7 साल भी लगे रहते हैं, 3-3 अटेम्प्ट्स देते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, उसकी वजह ये अंग्रेजी पास नहीं होती। इंग्लिश इज द बिगेस्ट हर्डल। लेकिन अब ये कितनी बड़ी हर्डल है, अब ये एक फिक्रा सुनिए और इसको एंजॉय कीजिएगा
कि विदाउट नेमिंग एनीवन देखा ये गया कि लोगों ने इंग्लिश मार्जिन पे पास की और अच्छी एलोकेशन भी हो गई, लेकिन ये कितना डूएबल है मैं आपको एक फिक्र में ये समझाना चाहता हूँ कि CSS 2020 में जो नताइज आए, रिजल्ट्स आए, कैन यू बिलीव इट कि वही पेपर जो कि पास हार्डली 700 to 800 लोग करते हैं, उसमें 80 प्लस भी स्कोर रहा, 80 प्लस भी स्कोर रहा प्रेसियन कंपोजिशन में। आप CSS की 40 साल की तारीख उठा के देख लीजिए, आप 1101 अफसरान से मिल लीजिए और पूछ लीजिए कि स्कोर कितना था प्रेसी में, आपको फिगर मिलेगा 45, 50, 55, 55 is considered to be a very good figure। लेकिन ये प्रोसेस इतना डूएबल है कि 2020 में a student Sidra Amin got 84 marks in Prussian composition। अच्छा, अगर वो एक के आते तो मैं शायद जिक्र ना करता कि एक्सेप्शनल होगा, एक्सेप्शनल केस होगा, एक्सेप्शंस हो जाती हैं, परफॉर्मेंस ऑन द डे बेहतर होगी, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन बहुत बेहतर होगी। लेकिन अनदर ऑडिटर फ्रॉम गुजरांवाला, उसको अंग्रेजी लिखने में मसाइल थे, इवन ही मैनेज्ड टू गेट 83। तो इट इज डूएबल। और इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ मजीद स्टोरीज नरेट कर देता हूँ। एक फेज आया, मैंने खुद के लिए एक चैलेंज सेट किया कि यस, पीपल विद स्ट्रॉन्ग ब्रेन्स, पीपल विद गुड एक्सपोजर, पीपल विद गुड शार्प रिफ्लेक्सेस आर मोर लाइकली टू एस दिस एग्जाम। यस, उनकी परफॉर्मेंस ऑन द डे जाहिर है बेहतर हो जाती है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आपने जितना भी आपको डराया गया होगा CSS बड़ा मुश्किल है, जाहिर है कमर्शलाइज हो गया, ग्लैमराइज हो गया ये प्रोसेसेस, लेकिन ये है क्या? ये CSS, ये PMS, ये जो सिर्फ एक नौकरी लेने का इम्तिहान है। इट्स नथिंग मोर देन सिर्फ नौकरी लेने का इम्तिहान है। एंड ऑल ऑफ यू आर सपोज टू गेट अ जॉब। समझ रहे हैं? इट्स योर डिसीजन कि आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, और ये रियासत का कंस्ट्रेंट है कि वो ज्यादा सिविल सर्वेंट्स भर्ती नहीं कर सकती, इसलिए कंपटीशन है, वरना मुश्किल इसका सक्सेस रेट के इसके मुश्किल होने से कोई ताल्लुक है नहीं। यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये जो मैंने जितनी गुफ्तगू की, यस, इट माइट हैव साउंड एलिटिस्ट कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, फिर CSS क्या वडेरों के बच्चों को, सरमायादारों के बच्चों को, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स को इनको करना चाहिए? इनको करना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। मैंने गुजारिश की कि अगर आप 6ठी क्लास में भी अंग्रेजी पढ़, 6ठी क्लास में ABC शुरू करने वाले, टाट पे बैठ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स भी कर गए और बहुत बहुत अच्छी एलोकेशंस लेके कर गए। समझ रहे हैं? सरकारी यूनिवर्सिटीज के एवरेज बच्चों ने CSS टॉप किया, ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स भी फेल हुए। आई होप मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिर CSS है क्या? अब जब ये सारी गुफ्तगू हो गई तो CSS है क्या और करना कैसे चाहिए?
तो एक बात याद रखिए, जब आप पब्लिक सेक्टर में मुलाजमत का सोच रहे होंगे आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो डोंट क्लोज योर ऑप्शंस, डू हैव मैक्सिमम पॉसिबल कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। समझ रहे हैं? जब आप सीएसएस की तैयारी कर रहे होंगे तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि यस, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, बट कीप ऑप्शंस लिमिटेड। आप सीएसएस कीजिए, इम्तिहान की तैयारी कीजिए, इसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो पीएमएस होते हैं वो भी देते जाइए। आप गैजेटेड पोस्ट पे जो इम्तिहानात हो रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर रियासत डायरेक्ट रिक्रूट कर रही होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब वगैरह, आप इन पे भी अप्लाई कीजिए। कुछ चीजें ग्लैमराइज ज्यादा हो गई, कमर्शलाइज ज्यादा हो गई। बहरहाल ये देखा गया और ये देखा जाता है कि अगर अच्छी टॉप नॉच ग्रुप्स में एलोकेशन ना हो तो लोग सीएसएस छोड़ देते हैं पीएमएस के लिए। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट कि अगर आप पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं तो कीप मैक्सिमम पॉसिबल कार्ड्स ओपन फॉर यू, अपने लिए ऑप्शंस लिमिट ना कीजिएगा। हाँ, उसके बाद बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर की जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। अब जब ये सारा बयान कर दिया, अब आखिरी पॉइंट पर आता हूं, आखिरी 5 मिनट, कि ये फिर सीएसएस किया कैसे जाता है। अगर ये किया जाता है तो ये किया कैसे जाता है? देखिए, सीएसएस, पीएमएस ये पिछले 50 साल से लिया जा रहा है। ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत प्रिडिक्टेबल है। लोगों के सफर लंबे तवील इसलिए हो जाते हैं, आगाही नहीं होती। समझ रहे हैं? मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स गुजरे, 3-3, 4-4 महीनों में करके साइड पे रख दिया इसको। इसको करने का तरीकाकार जो है उस पर मैडम ने बहुत तफसील से रोशनी डाल दी, और कोई गुंजाइश है नहीं, मैं सिर्फ चंद निकात पे गौर करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज कि अपनी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज समथिंग कीपिंग इन व्यू माय ऑडियंस। आप जब तक ग्रेजुएट हो रहे हैं अपनी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी करें। तो माय मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ देयर यूनिवर्सिटी इज कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल इस हद तक होना चाहिए कि यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। मैं आप अगर 100 लोगों को एक पैसेज दूं तो उन 100 के 100 से ज्यादा आप उसमें से चीजें ग्रैब कर सकें। द थिंग इज, पैराग्राफ जो प्रेसी का टेक्स्ट है सबके सामने रख दिया जाता है, और आपको मजे की बात बताता हूं कि लोग प्रेसी का पहला लफ्ज लिखने से पहले ही पास हो चुके हुए होते हैं। और द थिंग इज, अपनी इंग्लिश की रीडिंग को इंप्रूव कीजिए। अगर एक टेक्स्ट 100 लोगों को दिया जाए, और याद रखिए ये अल्टीमेटली है ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो आपको वो सबसे अच्छा शब्द टू रीड बिटवीन द लाइंस होना चाहिए। सेकंड स्किल जो आपने एक्वायर करना है, रिटन प्रैक्टिस। अंग्रेजी लिखा करें, सोचा करें। समझ रहे हैं? ड्रीम इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश। सीएसएस इज नथिंग, सिर्फ आपने इंग्लिश एसएम कंपोजिशन को पास करना। और अब ये इंप्रूवमेंट कैसे आता है? अब मेरी ऑडियंस के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग लिखें, अंग्रेजी लिखें, अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट के उस्ताद को दिखाया करें, सर इसको देखिए, उसे निकाल लेकर आए, उसको इम्प्रोवाइज करें। तो द टाइम जब आप ग्रेजुएशन, जब आप ग्रामर, अपना सिंटेक्स, अपना सिमेंटिक्स, अपने राइटिंग्स, इनको इंप्रूव कर लीजिए। ये एक प्री रेक्विजिट है। आप इंश्योर करें कि कर लिया हुआ हो, फिर आपका सफर बहुत मुख्तसर रह जाएगा। अगर आप इस वक्त को उस तरह से अंग्रेजी के लिए बेहतरीन कर जरूरत है, there could be a 4 to 5 months and you'll be an officer. अच्छा जी, that's all from
माय साइड आई होप मैंने टाइम ज़्यादा नहीं लिया होगा, और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ मैं सिखा पाने में कामयाब हुआ हूँगा। जी हिरा, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. We are grateful to our guest. Your services are really admirable. We are thankful for the time you spent for briefing us and delivering such a stimulating speech. We are thrilled to have you with us. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Ma'am Fazaila Ali for expressing her views and thank you note. Please give her a huge welcome. Assalamu alaikum, everyone. Firstly, I would officially like to apologize for the delay. As our speaker already mentioned, these are not the ideal situations. Therefore, we were having some technical issues. Therefore, the event did not start at its enlisted time. On behalf of the university, I would like to thank both of our speakers. We're really grateful that you took the time out of your busy schedule to address the students. The importance of CSS exam is unparalleled and unmatched against all the exams nationwide. And we know the candidates, they spend years and years in its preparations, but by some minor mistakes, they're unable to reach their goal. But with the help of our speakers today, I'm sure the students learned what steps they should take in order to succeed in these exams. The explanation of all the detailed process and the insight which was provided by our honorable guest will be quite useful for the students, and I'm quite thankful to both of our guests for that. Yeah. Thank you so much, and over to you, the host. Thank you so much, all of you. It was a privilege to have you here with us. Stay blessed and Allah Hafiz.